हेलो, नैरेटिव्स में खुशामदीद। अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, एक दौर था ये तीनों ममालिक एक तसलीस की तरह जाने और पहचाने जाते थे, क्योंकि इनका एक बड़ा गहरा तस्वीराती और सियासी ताल्लुक था। फिर ये हुआ कि 1979 में ईरान में इनकलाब बर्पा हुआ और इमाम ख़ुमैनी के आने के बाद उधर एक ताल्लुकात में एक बड़ी करवट आई। और ये जो करवट गिरावट में बदलती चली गई और ताल्लुकात ऐसे ख़राब हुए कि ये कभी दुरुस्त नहीं हो सके। और इस मसल्लस का जो तीसरा किरदार पाकिस्तान है, वो इन दोनों के दरमियान में फंस के रहे। कहानी तो ज़ियाउल हक के दौर से शुरू होती है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा बल्कि कलीदी हलीफ था अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की जंग में। चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका हलीफ थे, और यह वही दौर था जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डेवलप कर रहा था। और जब इमाम ख़ुमैनी की हुकूमत ईरान के अंदर आई, तो जहां अमेरिका के सदर के और अंकल साम के पुतले जलाए गए, वहीं जनरल ज़ियाउल हक के पुतले भी जलाए गए, क्योंकि ईरान के अंदर एक परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान एक अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी है, बल्कि उसके मफादात का मुहाफिज है, और ईरान का दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा तमहीदी सी गुफ्तगू है। और पाकिस्तान जो इस मसल्लस के अंदर एक पिसा हुआ था और बैलेंस करने की कोशिश करता रहा पिछले 50 साल में अपने ताल्लुकात को, वो बिल आखिर इन दोनों ममालिक को करीब लाने में कामयाब हो गया। या कि जो जगराफियाई, सियासी और तस्वीराती जो कंपल्शन यानी जबर जो है, उसने पाकिस्तान की मदद लेने के लिए ईरान को और अमेरिका को मजबूर कर दिया। जो भी कहिए, इसके बावजूद ये ताल्लुक जो है और तीन ममालिक का एक उसकी नई जहद हमारे सामने है। इस जहद के ऊपर तो बात होती रहेगी, लेकिन एक मर्तबा फिर हमने सोचा कि कुछ तारीख के झरोकों में जाके देखा जाए कि ये जो जनरल ज़िया के दौर से पाकिस्तान के ईरान के ताल्लुकात की नोयत क्या रही। तो एलेक्स वतानका, जो मेरे एक फेवरेट राइटर हैं ईरान अमूर के ऊपर, पाकिस्तान और अमेरिका के, और उन्होंने जितना भी काम किया वो बहुत ही मेहनत से किया। और वो केबल्स जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेके, हाँ, वो बरतानिया में थी, अमेरिका में थी, उन तक रसाई हासिल की। और उसके बाद उन्होंने ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका में हर उस पॉलिसी साज से, स्टेक होल्डर से, फ्रीक से बात की जो इन तीनों ताल्लुकात के अंदर जो है वो अहमियत रखता था। किताब का नाम है ईरान एंड पाकिस्तान, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस। एलेक्स वतानका की ये किताब है। अगरचे ये शुरू 47 से होती है, लेकिन हम तो बात करेंगे ईरान के इनकलाब से, और बात शुरू करेंगे कि उसके बाद जो मरकज़ी जो थीम थे दोनों ममालिक में, दोनों नहीं बल्कि तीनों ममालिक में, वो कौन से थे, जहाँ पे इन तीनों ममालिक के कभी मफादात इकट्ठे हो जाते थे, कभी एक दूसरे से मुतसादिम हो जाते थे, कभी पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात मिलते थे और ईरान के मफादात को जो जद पहुंचाते थे, और कभी पाकिस्तान और ईरान के मफादात इकट्ठे होते थे और वो दोनों मिलके अमेरिका के मफादात को कहीं ना कहीं पे जाके जिक पहुंचा रहे होते थे।
और यही फिर वो डायमेंशन है, सतह है ताल्लुकात की, जो 1979 के बाद पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के दरमियान जो है वो बनी। और जो थीम जिनके इर्द गिर्द ये ताल्लुकात बनते, बिगड़ते और संवरते और ख़राब होते रहे, वो थीम क्या है? एक बड़ा थीम तो इस किताब के अंदर जिसके ऊपर पूरा फोकस है, वो है अफ़गानिस्तान। अगरचे किताब ज़िक्र करती है पाकिस्तान बनने के बाद से लेके और अफ़गान सोवियत वॉर से पहले उसकी पूरी तफसील मौजूद है कि ये कैसे वहाँ पे तीनों ममालिक के अफ़गानिस्तान में मुफाद कन्वर्ज होते थे, और ये उसमें फिर ये अलहदगी कैसे हुई और उससे हट के हमने चीज़ों को कब और कैसे देखना शुरू किया। लेकिन जब इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब आया और पाकिस्तान उस वक्त बुरे तरीके से अफ़गानिस्तान के जहाद के अंदर मुलव्विस था, और उसने ईरान के लिए एक पूरा मौका फराहम किया कि वो अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में काम करे, और उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी काम करें। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी उस वक्त से पाकिस्तान और ईरान की पॉलिसी, अफ़गान पॉलिसी एक दूसरे की ज़िद या मुतज़ाद रही हैं, और वो आज भी हैं जब ये तीनों ममालिक जो हैं एक जगह के ऊपर बैठने वाले। दूसरा जो बड़ा मसला इस अरसे के अंदर उभरा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, और वो है तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और कभी-कभी उसकी वजह से पाकिस्तान के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठते रहे, उँगलियां उठती रहीं, और ये सिलसिला शुरू हुआ था जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जब आर्मी चीफ बने, और जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई। उनकी हुकूमत क्या थी उन मामलात में, तो वज़ीर ख़ारजा भी जो हैं वो फ़ौज के थे, सदर भी फ़ौज के थे, तो पॉलिसी भी ज़ाहिर है कि वो रियासत की ही कहनी चाहिए, पीपल्स पार्टी या बेनज़ीर भुट्टो की नहीं कहनी चाहिए। तो वो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की बात की, और ये बिल्कुल अलग अप्रोच थी ज़ियाउल हक से। ये भी देखेंगे कि क्या ज़ियाउल हक भी कहीं इस गेम का हिस्सा तो नहीं थे। और तीसरा जो एक, इसे मसला तो हम नहीं कहेंगे, वो पाकिस्तान में शिया पॉपुलेशन, वो एक बड़ा अहम ड्राइवर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर, और पाकिस्तान के ताल्लुकात की सिमत अमेरिका की तरफ तय करने के अंदर। ये कितनी दिलचस्प बात है, और इसमें बड़ी डिटेल से उसको डिस्कस किया गया। फिर ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के जब ताल्लुकात जब जब बेहतर हुए, तो ईरान ने पाकिस्तान को अपने लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट समझा। किताब इसके ऊपर भी जो है वो बात करती है। और जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपने जो उसका पूरा तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, उसमें ईरान को दोबारा से लाया जाए जैसा कि शाह के दौर में था, तब तब कुछ कोलैबोरेशंस हुई, और उसमें गैस पाइपलाइन का इशू वो बार बार उठता रहा, और इसके ऊपर भी इस किताब में डिबेट है, और ये बड़ा एक सेंट्रल जो एक और आर्गूमेंट है जिसमें इसकी किताब है, और ये भी बड़ा डिटरमिन करता रहा है हमारे ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। फिर ये कि असलम बेग और जरदारी साहब का जो विज़न है, और जरदा यहाँ पे फिर एक सेक्टेरियन डायमेंशन आती है कि जब जनरल मुशर्रफ के बाद जो मामलात पाकिस्तान के अरबों के साथ बिगड़े, वो जरदारी साहब ने फिर कैसे सियासत की, उसके ऊपर भी ये किताब रोशनी डालती है। और जाहिर है कि जब जरदारी साहब की बात होगी तो मुशर्रफ की पॉलिसी की भी तो होगी। ये बड़ा क्रिटिकल फेज़ है पाकिस्तान और
ईरान के दरमियान जब उधर एक पॉपुलिस्ट अहमदीनेजाद हुकूमत कर रहा था और पाकिस्तान और ईरान की जो मुखासमत थी अरूज के ऊपर थी, और बड़ी एक धमकियां ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई। ये किताब भी इसके ऊपर जिक्र करती है। और जंदुल्ला और जैशुल अदल तो ज़ाहिर है वो आएंगे, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामला हैं। और सऊदी अरब भी इन मामलात के अंदर है, क्योंकि ये जब पाकिस्तान की, ईरान की और अमेरिका की इक्वेशन या मुसल्लस टूटी, तो इस मुसल्लस के अंदर सऊदी अरब जो है दाखिल हुआ था, उसने रिप्लेस किया था ईरान को। तो अब वो मुसल्लस एक जगह के ऊपर है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका की। वो अब हमारे बहुत सारे जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, ऑब्जेक्टिव है, जियो पॉलिटिक्स हैं, अब ये ट्रायंगल या मुसल्लस उसको डिटरमिन करती है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की क्या मुसल्लस दोबारा से बन सकती है, और ये क्या किसी चकोर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है कि सऊदी अरब भी इसके अंदर शामिल हो जाए? ये तो मुस्तकबिल की बातें हैं, और किसी भी प्रोबेबिलिटी को जियो पॉलिटिक्स में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ईरान के अंदर क्या है और सऊदी अरब के अंदर क्या है। इंटरनल, दाखिली, ये एक बड़ा कलीदी एक फैक्टर है जिसको जिसने बड़ा रोल प्ले किया। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ईरान के अंदर जो रेजिस्टेंस है रजीम के ख़िलाफ़, ये बातचीत हो भी जाए जहाँ पे भी हो, वो रजीम चेंज करे या ना करे, लेकिन इस रजीम के किरदार को क्या इसकी सियासी तरजीहात को तब्दील करेगी, कर सकती है, करेगी, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी? ये भी बड़ा एक दिलचस्प होगा आने वाले दिनों के अंदर देखना। तो हमने बुनियादी तौर के ऊपर ये 7-8 फैक्टर आपके सामने रखे कि जो हमारी जो ट्रायंगल है उसके दरमियान में काम करते रहे। तो अब आइए ज़रा थोड़ा सा किताब के जो मंदरजात हैं उसके ऊपर जो है हम थोड़ी सी बात कर लें, और वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और एलेक्स वतानका के मुताबिक वो जो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आई थी, और वो कशीदगी ज़ाहिर है कि ईरान में अमरीकी एम्बेसी के ऊपर हमला, पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसी के ऊपर हमला, और एकदम से बदलती हुई सूरत हाल, ज़िया के पुतले। और लेकिन फिर एक बड़ा अहम पहलू ये भी कि ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे से पहले उन्होंने एक और डायमेंशन के ऊपर काम शुरू कर दिया था। और ये किताब कहती है कि जनरल असलम बेग जो हैं वो पब्लिकली कहने लग पड़े थे ज़िया के होते हुए कि हमें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार करना है। और उन्होंने एक इक्वेशन, वैसे जनरल असलम बेग साहब, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी इसमें जिक्र है, वो जियो पॉलिटिक्स को ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखने के माहिर थे। और उन्होंने जनरल ज़िया के दौर के अंदर ही कहना शुरू कर दिया था कि जैसे आरसीडी का एक पूरा प्लान था, कहते हैं कि वो किताब के अंदर उसका भी जिक्र है कि वो भी अमेरिका का फेच किया हुआ एक मंसूबा था जिसमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान थे। तो ये जनरल असलम बेग ने ये पूरे इस कॉन्सेप्ट को पब्लिकली डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि शायद जनरल ज़िया को भी एहसास था कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात को अभी दुरुस्त करने की, ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाता है तो फिर हमारे ताल्लुकात की नोयत अपने हमसाया ममालिक से, उसकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो हैं एलेक्स वतान का जो ये भी बात कर रहे हैं
कि जनरल ज़िया के ये जो अप्रोच तब्दील हुई ईरान के मतलब, उसमें पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी, और वो पाकिस्तान की शिया पॉपुलेशन कर रही थी। आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने तहरीक नफास फ़िक्का जाफरिया का जो है एक बड़ा धरना हुआ, बल्कि धरने की जो सियासत है उसका आगाज़ ही उसको समझा जाता है। और जिस वक्त ये ऐलान हुआ था तहरीक नफास फ़िक्का जाफरिया के बनने का, और ये जुलाई 1987 के एक वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं एलेक्स वतान का, जिस वक्त लाहौर में तहरीक फ़िक्का जाफरिया का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, और उन्होंने उस जलसे के अंदर जो है वलायत फ़कीह की जो है वो तौसीक की, इस शिया इस जलसे के अंदर शिया उलमाए इकराम ने, इस जलसे में पहली मर्तबा ऐलान किया गया कि इमाम खुमैनी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की किसी भी किस्म के हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक शिया तंजीम के एलामिया के अंदर ये कहा गया, और उनके स्पोक्स पर्सन्स की तरफ से जारी किया गया। और अभी ये देखिए कि हम आपके सामने ये जो पासदारान इनकलाब के बारे में कहते रहे हैं कि उनका शिया तंजीमों से कितना गहरा ताल्लुक़ है, वो इस वाक़े के तसलसल में आगे आने वाले वाक़यात से भी आपको पता चलेगा, साबित होगा कि पाकिस्तान की शिया तंजीमों का ये जो IRGC के साथ, पासदारान इनकलाब के साथ कितना गहरा खुला ताल्लुक़ जो है। अब ये इज्तिमा होता है जुलाई 1987 का, और उसके बाद कोयटा और कराची में मशीन गनों के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो है वो मुजाहिदीन खल्क के घरों के ऊपर और उनके दफातर पे हमला होता है। मुजाहिदीन खल्क जो है वो एंटी खुमैनी एक मूवमेंट थी। इनकलाब जब आया तो ये मुजाहिदीन खल्क तो साथ ही थे, बल्कि मुजाहिदीन खल्क के बनी सदर, पहले सदर भी बने थे उनके हमायती याफ्ता। लेकिन ये कि ये चूँकि शिया पॉपुलेशन भी डिवाइडेड थी पाकिस्तान के अंदर, और कुछ थोड़ा सा एक मॉडर्न तबका वो मुजाहिदीन खल्क के साथ, जो लेफ़्ट लीनिंग वाले जो शिया मॉडरेट मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी अफिलिएशन थी। और ये फिर मुजाहिदीन खल्क के लोग कोयटा, हज़ारा आबादी, शिया आबादी, तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे वहाँ पे कोयटा में सेक्टेरियन वॉरफेयर शुरू हुई होगी। क्योंकि ये जो कराची और कोयटा के अंदर ये हमले किए थे, ये हमले किए थे पासदारान इनकलाब ने, पाकिस्तान के अंदर घुस के IRGC ने। और उस वक्त तो ये मामला बहुत उछलता रहा, लेकिन इसको ज़ियाउल हक ने दबाने की कोशिश की, असलम बेग ने दबाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन है क्या। और फिर एलेक्स सुल्तान खान ने एक बड़े अहम ऑफिशियल का नाम तो इसमें नहीं लिया, और उनसे कहा कि आप उस वक्त सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, तो जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो उनकी पाकिस्तान के अंदर घुस के हमले कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने जवाब क्यों नहीं दिया, और उनको रोका क्यों नहीं, और इसका रद्द अमल क्यों नहीं दिया। तो उसने कहा कि टेल मी, वी आर फाइटिंग विद इंडिया, विद अफगानिस्तान, विद सोवियत, हाउ कैन वी ओपन अनदर फ्रंट विद ईरान। तो आगे जनरल ज़िया साहब का दौर चला जाता है, 1988 से लेके 2001 तक का टाइम है। और ये वो टाइम है जहाँ पे पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आना शुरू होती है। और लेकिन यही वो दौर है जब पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ना शुरू होते हैं। जैसा हमने कहा था कि एक के साथ ताल्लुकात ठीक हों तो दूसरे के साथ बिगड़ते हैं। और यहाँ पे तो जनरल बेग के ईरान प्लान का भी इन्होंने जिक्र किया, वो तानका ने, और पूरा बताया कि उनके एम्बिशंस क्या थे, और कैसे ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को
इस्तवार करना चाहते थे, जो उस वक्त 1991 में अमेरिका के जो एम्बेसडर इस्लामाबाद में थे, रॉबर्ट ओकले, उनकी पर्सनली असलम बेग ने कहा कि वो ईरान के साथ स्ट्रेटजिक अलाइंस को परसू करने में बहुत सीरियस हैं। यही वो दौर था जब पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसका बाद में मुशर्रफ ने इनकार किया था। जनरल असलम बेग से भी इन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने ये बिल्कुल डिनाई किया कि उन्होंने किसी भी किस्म की मदद करने की जो हामी भरी थी ईरान को इस सिलसिले के अंदर। लेकिन अमेरिकनों का शक रहा कि पाकिस्तान और ख़ास तौर के ऊपर बेग साहब के दौर के अंदर जो है वो ये कोलैबोरेशन बढ़ी थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, और ये बहुत अहम मसला ज़ेर बहस रहा दोनों के दरमियान। फिर रफसंजानी साहब थे, और उस वक्त बेग साहब ने भी दौरे किए, और उस वक्त उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो पूरा अलाइंस ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान की जो मुसल्लस थी, वो उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इंडिया ही रहा है। और ये शाह के दौर में भी था, और शाह की पॉलिसी कभी पाकिस्तान के हक में होती थी, कभी वो जाके न्यूट्रल हो जाता था, दिल्ली की तरफ हो जाती थी। लेकिन ये कि असलम बेग ने रफंजानी से कहा कि अगर हमारी इंडिया के साथ जंग होती है तो फिर आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो जो हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे, असलम बेग साहब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो ईरान के अंदर भी ढूंढ रहे थे कि वहाँ पे हमारी सपोर्ट होनी चाहिए। तो बात आगे चलती जाती है, और अफ़गानिस्तान के ऊपर जो कुछ हुआ और उसके मुतलिक बड़ा दिलचस्प है, और मियाँ साहब का दौर आता है, उसमें अफ़गान क़यादत के साथ मुज़ाकरात की बात होती है, वो कामयाब हो ना हो। तालिबान का दौर है, और लेकिन ये कि पाकिस्तान और ईरान जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफुल ख़याल रहे हैं। और आईआरजीसी जो है वो इधर शिया तंजीमों के साथ जो है अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी हुई थी ताल्लुक़ को। दूसरा, उसने ईरान के अंदर भी एंटी तालिबान फोर्सेस तालिबान के अंदर किया, और फिर यही इसी दौर के अंदर ताल्लुकात को सीमेंट करने के लिए ये पूरी इरा जो है 2001 तक, ये सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक जैसे आजकल माइंस एंड मिनरल्स की एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स हो रही है, और पाकिस्तान भी उसके अंदर ज़ाहिर है कि है, और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इसको भी बड़ा अहम फैक्टर समझा जाता है। तो ये जब सोवियत यूनियन टूटा टूटा था तो 90s के अंदर, उस पूरी दिहाई के अंदर, ये तेल और गैस के मेगा प्रोजेक्ट्स के तुर्कमानिस्तान से आए और ईरान से आए। तो 1994 के अंदर पहला जो एग्रीमेंट हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा, कि पाकिस्तान और ईरान जो है 2700 किलोमीटर मल्टी बिलियन डॉलर पाइपलाइन जो है वो बनाएंगे। ज़ाहिर है अमेरिका का इसके ऊपर भी इतराज़ था, और अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को सजेस्ट किया कि आप ये तो जो है तुर्कमेनिस्तान से ले आएँ, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए। लेकिन अफ़गानिस्तान में हो कैसे सकता था? तो एक और वाक़या जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, जिसका ताल्लुक भी हमारा अपनी दाखिली सूरत हाल से है, और वो एक आईएसओ के जो सदर हैं, उनका इन्होंने इंटरव्यू किया। और वो इंटरव्यू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी है कि उसमें उन्होंने इतराफ़ किया, सैयद हसन जैदी साहब ने, कि एक सुपरवाइजरी कौंसल है ईरान के अंदर 19 रुकनी, और वो जो है आईएसओ के और शिया तंजीमों के मामलात को देखती है। और ये कि हमारी मेंबरशिप 18 से 20,000 तक हो गई है, जिसमें से 6,000 मेंबर हैं। और खामनाई साहब जो अभी इसराइल के हमले में जहाँ बहक हुए, और वो बड़ा उनका गहरा ताल्लुक जो है इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है, उनके वफूद को मिलते रहे हैं, और उनका बड़ा कल्बी ताल्लुक जो है इन तंजीमों के साथ रहा है। और यहाँ से मज़ीद फिर आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई। और फिर यहाँ पे खamenei साहब का जो एक पाकिस्तान के मुतल्लिक
पूरा तसव्वुर था, जिसका वो बार-बार पाकिस्तानी शिया तंज़ीमों से इज़हार करते रहे, वो ये था अ, कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर फ़िरका वारियत है, ये बुनियादी तौर के ऊपर एक बैरूनी साज़िश है, और इसमें वो जो दुश्मन है, वो मुसलमानों को तक़सीम करना चाहता है। और पाकिस्तान के मुतल्लिक उनका ये खुला उन ये कहते थे कि ये जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यहाँ पे जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, या तो वो उस साज़िश का हिस्सा हैं, इसके कोलैबोरेटर्स हैं, या फिर वो अ, इस तशद्दुद को, फ़िरका वाराना तशद्दुद पाकिस्तान में हो रहा था, और ये वही दौर है जब बारा चनार में जो तशद्दुद हो रहा था उसको गाज़ा कहा कहते थे ईरानी मीडिया वाले, तो उसकी ख़त्म करने की सलाहियत नहीं रखता। तो ये विज़न था, और ये आपको अभी भी शिया जो सियासी तंजीमें हैं, उनकी फ़िक्र में यही आर्गूमेंट आपको झलकता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल फिर जरदारी साहब की, मुशर्रफ साहब की हुकूमत चली गई, और ये उस वक्त मुशर्रफ के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अरूज के ऊपर थे, तो इसका मतलब है कि ईरान के साथ ख़राब होंगे, और जैसे कि हमने पहले कहा। और अहमदीन याद जो है, वो बहुत रेडिकल उनके व्यूज़ थे मुशर्रफ के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। फिर जब मुशर्रफ ने जब न्यूयॉर्क में 17 सितंबर 2005 में जब मुशर्रफ ने जो यूएस जूश ऑडियंस से जो ख़िताब किया था, कांग्रेस से ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल का दुश्मन नहीं है, और ना ही हमारे कोई ऐसे एम्बिशंस हैं, और बल्कि हमारा तो पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंडिया के गिर्द घूमता है, और हम इसराइल के यहूदियों के वेलविशर हैं। इस तरह की वो बातें की, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और ये ज़ाहिर है कि ईरान के अंदर इनकी बहुत ही ज़्यादा इस मुलाकात का और इस ड्रेस का रद्द-ए-अमल आया। तो मज़ीद इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। ज़रदारी साहब आ गए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं। तो सऊदी अरब जो हमारी इस इक्वेशन में जिसने ईरान को रिप्लेस किया था अमेरिका के साथ, उसका शक था ज़रदारी साहब के ऊपर कि ये शायद वो हमारे ताल्लुकात बदलेंगे। तो फिर अमेरिका और सऊदी अरब की एक रेस शुरू हुई, और कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ईरान के साथ अलाइंस बनाने से उसको रोका जाए। और जरदारी साहब ने ये किया कि वो गैस पाइपलाइन जो 1994 में मेमोरेंडम साइन हुआ था, उसको लेके वो उन्होंने उसको बाकायदा एग्रीमेंट कर दिया, और अभी पाकिस्तान ईरान ने वो मुकम्मल कर ली है, और पाकिस्तान अभी मुंतज़िर है कि उससे सैंक्शंस उठें तो हम आगे लेके चलें। लेकिन ये पाकिस्तान को उसी तरह का जुर्माना हो सकता है जैसे रेकोडेक के ऊपर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के एक अहमकाना फ़ैसले की वजह से हुआ था। तो उसकी तलवार तो लटकी हुई है, और ये ईरान की अगर ये सूरत हाल इतनी कशीदा ना होती इसराइल और अमेरिका के साथ, तो ये ईरान का प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत बढ़ चुका हुआ होता कि वो अपने वादे की पासदारी करे या वही जुर्माना दे जो उसके अंदर तय है। तो ये जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये किया, और उन्होंने अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने के लिए किया, और 2 मरतबा जो हैं जरदारी साहब उधर गए भी। तो यहाँ तक ये कहानी आई, और फिर जंदुल्ला की कहानी इसके अंदर है। और वो के उस वक्त भी आईआरजीसी के कमांडर्स ने कई मरतबा कहा, 2 से ज़्यादा मरतबा कहा कि अगर पाकिस्तान जैश उल अदल को नहीं रोकेगा तो हम अंदर घुस के मारेंगे, और वो अंदर हमले भी करते रहे। और हमने बताया कि ये 1987 ज़िया के दौर से ईरानी पासदारान जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसते रहे हैं, इनकलाब के दुश्मनों को मारते रहे हैं। उसके जवाब के अंदर पाकिस्तान ने जो है कुछ ग्रुपों की हमायत की इस किताब के मुताबिक, और ये भी कि ईरान को हमेशा शक ही रहा कि जैनुल्लाह को बनाने वाले हम हैं, जैशुल अदल को हम बनाने वाले हैं। लेकिन किताब ये भी कहती है कि वो शिया अथॉरिटीज़ जो हैं, ईरानी अथॉरिटीज़, उसके सबूत देने में हमेशा नाकाम हुई। लेकिन ये कि हमले जारी रहे पाकिस्तान के अंदर, और ये उस वक्त तक जारी रहे 1 जनवरी 2024 में, जब पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया।
और उसके बाद से अभी तक ईरान के अंदर कोई ऐसी मुदाखलत नहीं हुई है। तो ये तारीख के झरोकों से कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखी, और ये भी हमने कोई उम्मीद आपकी भी बंधाने की कोशिश की, और ख़ुद भी अपनी उम्मीद भी बंधाई कि अगर ये पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ईरान के ठीक होते हैं, रजीम चेंज होने की सूरत में या ना होने की सूरत में, मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में या नाकाम होने की सूरत में भी, तीनों करीब तो आएंगे, तो एक शायद हमारे ताल्लुकात में एक नई सुबह नमूदार हो। आज के लिए इतना ही।